अजीत डोभाल आखिरकार चीन क्यों जाने वाले हैं? जानेंगे चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है, तो वहीं ओमान से होने वाले समझौते पर भी रेड फ्लैग क्यों जनरेट किया जा रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में भारत ने अब अरबपतियों के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो बात करें भारत और चाइना के बीच में संबंधों की, तो सीमा पर कुछ हद तक सुधार है। इस चीज को डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में भी कहा था। इसके बाद अब माना जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल इस महीने अपने चीनी समकक्ष विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। ये बैठक भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को दूर करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रतिनिधि संवाद का हिस्सा है। डोभाल की यात्रा की सही तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये दिसंबर 2024 के अंत में होगी। मुख्य ध्यान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो चीजें हैं उसको देखना है, जहां 2020 में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से तनाव बना हुआ है। दोनों राष्ट्र सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को मजबूत करना चाहते हैं, जैसे समग्र द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। डोभाल और वांग यी इससे पहले 12 सितंबर 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैठकों के दौरान मुलाकात हुई थी। इस बैठक में उन्होंने सीमा पर टकराव वाले बिंदुओं पर पूर्ण विघटन में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। ये स्वीकार करते हुए 75% विघटन मुद्दों का समाधान हो चुका है। भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र 2003 में भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को हल करने के उद्देश्य से एक कूटनीतिक पहल के रूप में स्थापित किया गया। इस तंत्र का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1989 में अपने चीन यात्रा के दौरान रखा था और जून 2003 में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यात्रा के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया था, जब दोनों राष्ट्र सीमा समाधान के लिए एक रूपरेखा का पता लगाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करने पर सहमत हुए। एसआर तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य सीमा मुद्दे का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना है, जो 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद से तनाव का स्रोत रहा है। ये तंत्र दोनों देशों के नामित विशेष प्रतिनिधियों के बीच बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से संचालित होता है, जो सीमा प्रश्न को हल करने के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। पहले चरण में 2005 में भारत चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते पर हस्ताक्षर करना शामिल था। दूसरे चरण का उद्देश्य अंतिम समाधान के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करना था। अंतिम चरण में सीमा का परिसीमन और सीमांकन करना शामिल है। ये आगामी बैठक भारत और चीन के बीच संबंधों में संभावित सुधार को रेखांकित करती है, जो विभिन्न भू राजनीतिक तनावों के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं, चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है आर्थिक तौर पर जो रिश्ते हैं वो बढ़िया रहे, वो रिश्ते खराब न हो। अब इसी बीच भारत ने चिंता जताई है कि चीन ओमान का इस्तेमाल भारतीय बाजार में सामान डंप करने के लिए कर सकता है, जबकि पश्चिम एशियाई देश के साथ एफटीए पर बातचीत के परिणाम स्वरूप 200 से अधिक व्यापार लाइनों पर समझौता हुआ है। हालांकि ओमान समझौते को लगभग 500 व्यापार लाइनों तक विस्तारित करना चाहता है, लेकिन ये समझा जाता है कि भारत इस के पक्ष में नहीं है। लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर बातचीत, जिसे आधिकारिक तौर पर सेपा के नाम से जाना जाता है, मार्च में पूरी हो गई थी। समझौता गतिरोध में आ गया है क्योंकि ओमान ने विशिष्ट प्रोडक्ट के लिए भारत के बाजार पहुंच प्रस्ताव में संशोधन का अनुरोध किया है। वैसे आपको बता दूं, पश्चिम एशियाई देश अतिरिक्त उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए बाजार पहुंच की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, जिसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो समझौते का उद्देश्य है पेट्रोलियम, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, लोहा और इस्पात, यहाँ पर ये शुल्क समाप्त करना चाहते हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध को बढ़ावा मिले। जबकि ओमान खाड़ी देशों में भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ओमान को 80% से अधिक भारतीय निर्यात जाता है और 5% टैक्स लगता है। ओमान के आयात शुल्क अन्य विशिष्ट शुल्कों के साथ 0 से 100 तक है। कुछ मांस, मदिरा, तंबाकू
उत्पादों पर 1% शुल्क लागू होता है। FTA से ओमान को भारतीय वस्तुओं और सेवाओं तक आराम से पहुंच आ जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर इन्हें FTA साइन तो कर लें, पर चीन अपने प्रोडक्ट को इनके माध्यम से हमारे बाजार में भेजने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, यूरोपीय यूनियन भी टैरिफ लगा रहा है। इस टैरिफ के बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ने लगे। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ UBS की नवीनतम बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर अरबपतियों के लिए तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, जिसमें 2024 में 185 व्यक्ति होंगे। UBS रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से पीछे है, जो 835 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है। चीन 427 के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। पिछले साल इसमें 32 नए नाम जुड़े हैं, 21% की वृद्धि हुई है। UBS रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से देश में अरबपतियों की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, जो 123% की वृद्धि है। आपको बता दूं, भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति पिछले साल की तुलना में 42.1% बढ़कर $905 बिलियन हो गई है, जो देश की मजबूत आर्थिक गति को दिखलाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए भारत की आर्थिक गतिशीलता को श्रेय दिया गया है, जिससे ये वैश्विक संपत्ति सृजन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 अरबपति जुड़े, जिनकी संयुक्त संपत्तियां $4 ट्रिलियन से बढ़कर $5.8 ट्रिलियन हो गई। इस बीच चीन में गिरावट देखने को मिली है, जहां 93 अरबपति कम हुए, क्योंकि इनकी कुल अरबपतियों की संपत्ति में 1.8 ट्रिलियन से घटकर 1.4 ट्रिलियन रह गई। UBS की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या 2015 में 1757 से बढ़कर 2024 में 2682 हो गई, जबकि कुल संपत्ति 121% बढ़कर 14 ट्रिलियन तक पहुंच गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में भारत में के अरबपतियों की संख्या काफी वृद्धि होगी, जो हाल के वर्षों में चीन के प्रक्षेप वक्र को दिखलाता है। अध्ययन में 108 की पहचान के साथ भारत सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों में भी वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि पारिवारिक व्यवसायों ने भारत के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। UBS रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक उद्योगों, फार्मास्यूटिकल्स, एडटेक, फिनटेक और खाद्य वितरण जैसे नए अर्थव्यवस्था क्षेत्रों दोनों में उनकी सफलता पे जोर दिया गया है। भारत धीरे धीरे काफी चेंजेस अपने आप में ला रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर कई सेक्टर्स में भारत जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, ये चीज तो होनी ही थी, और ये भारत के लिए एक बढ़िया स्रोत है जो निकल कर आ रहा है। भारत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।